नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत है। देखिए, आज का जो ये वीडियो है इसके अंदर हम लोग क्लास 10 जो हिंदी है, गोधली भाग 2 कक्षा 10 की, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है गोधली गद्य खंड का, जिसका नाम परंपरा का मूल्यांकन है, उस चैप्टर से हमने बेहतरीन 40 ऑब्जेक्टिव उठाए हैं आज के इस सेशन के लिए। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव इसके अंदर है ना राजा बाबू, ऐसा है कि जो आप लोग का क्वेश्चन बैंक है हिंदी का, उसके मद्देनजर रखते हुए, उस सवाल को मद्देनजर रखते हुए, क्वेश्चन बैंक जो गत वर्ष पूछे गए प्रश्न है उसको मद्देनजर रखते हुए आज के इस सेशन के अंदर वो 40 प्रश्न जो है वो समाहित किए गए हैं। तो आज का जो प्रश्न है उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को देखना है, बिना वीडियो के स्किप किए हुए। लॉ से बीचे से क्वालिटी मार लेते हैं ना आप लोग, तो ये जाके परीक्षा में बड़ा नुकसान साबित करेगा। सवाल इस सेशन के ऐसा अंदर है कि एग्जाम हॉल में जाके माहौल बना देगा। सवाल इससे जो है ना, इस वीडियो से अगर इस चैप्टर से एक भी सवाल अगर पूछा जाता है तो इस वीडियो से बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा, हम आपको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। जितना आप लोगों को पता है, आप लोगों को अंदाजा भी है, जो लोग शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं उनको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो लोग अब तक कितना प्रश्न कर चुके हैं। तकरीबन हमको लगता है कि 2600-2700 के आसपास वो लोग प्रश्न अब तक कर चुके हैं। पिछले 2 महीने के अंदर इतना प्रश्न उनके दिमाग में हम बिठा चुके हैं। और हम जब भी टेस्ट वगैरह लेते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं इसी चैनल पे वीडियो के माध्यम से, तो पता चलता है कि बच्चों का 60 में से कम 55 आता है, 50 आता है, 45 आता है। इससे पता चलता है कि आप लोगों का जितना भी ऑब्जेक्टिव करवाया गया है वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो गया है कि नहीं? तो काफी बेहतरीन तरीके से आप लोग की तैयारी चल रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आगे तैयारी आप लोग की और बेहतरीन होती रहे और रिवीजन होते रहना चाहिए। वो किसी भी कीमत पे आप लोग का जो चैप्टर का रिवीजन है वो बंद नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? हम पिछले 60 दिनों से आज 60वां दिन होगा हमारा इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालते हुए, बिना किसी दिन छुट्टी मनाए, बिना किसी दिन किसी पर्व तीज त्योहार को इग्नोर सबको किया है हमने, और हर रोज एक वीडियो आपको दिया है। और आज भी ये वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, है कि नहीं? और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। जब तक जीवित रहेंगे, सही सलामत रहेंगे, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जो हमारा कभी टूटे नहीं। तो चलिए वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आगे बढ़े, पहला सवाल आपके सामने लेकर आए। उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा आग्रह आप लोगों से कि चैनल पे पहली दफा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। इतना सारा लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं है। अरे जब मिलना शुरू हो जाएगा ना तो थक जाइएगा आप, है देखते देखते, समझते समझते, है कि नहीं? तो परेशान नहीं होना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न जो है आपके सामने कौन सवाल आ रहा है। तो पहला सवाल ही आपके सामने आ गया, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? विच्छिन्न है, अविच्छिन्न है, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जो लोग पहली दफा इस चैनल पे आए हैं ना, उनको पता नहीं, उनके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का समय होता है, ताकि उनका समय जो है, उनकी एक्यूरेसी जो है, उनका जो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बना रहे। नहीं तो एग्जाम में जाके लगते हैं वो लोग क्वेश्चन पढ़ने। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में लोग टिक मारेगा कि इसका ये होगा, इसका भी होगा, बाद में फुर्सत से बैठ के ओएमआर शीट रंगेंगे। नहीं, जिस क्वेश्चन का आंसर कंफर्म है उसको उसी वक्त ओएमआर शीट में भर लिया जाना चाहिए। नहीं तो जब घंटी लग जाता है ना, उस टाइम जब भरने चलेंगे तो कुछ का कुछ भर देंगे, ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो पाएगा। हम आपको भरोसा दिलाते हैं और पूरे दावे के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवा दिए ना, अरे 2800 के लपेटा में अभी ऑब्जेक्टिव अब तक करवा चुके हैं। अभी तो कई सब्जेक्ट बाकी है, अभी संस्कृत पूरा बाकी है, अभी हिंदी में तो 4-5-6 चैप्टर हुआ है। जितना ऑब्जेक्टिव करवा दिया जाएगा उसमें से, देखिए मैथ तो खैर हम नहीं पढ़ाते हैं, 5 गो सब्जेक्ट आपके पास है, एक सब्जेक्ट मैथ हमको छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं है मैथ पढ़ाने के लिए आप लोगों को। लेकिन बाकी का जो 4 सब्जेक्ट बचता है ना, उसमें आप लोगों को 40 गो आप लोगों का सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव होता है, और 40 गो आप लोगों का साइंस का होता है। 80 गो ही हो गया, और 2 गो हिंदी और संस्कृत में 50-50 गो, तो 100 गो हो गया, है कि नहीं? मतलब 180 गो प्रश्न का आपको करने के लिए 2500 में से 180 गो प्रश्न नहीं पूछेगा। लॉजिकली आप लोग सोच के देखिए, कहां भटक रहे हैं यहाँ वहां। चलिए प्रश्न देखिए, पहला सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। और अगला सवाल आपके सामने है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, अशोक वाजपेयी जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, या भीमराव अंबेडकर हैं? कौन है हमारे इस परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक? आपको फटाफट से आंसर देना है। जितना जल्दी जल्दी आप सवाल का जवाब देंगे ना, उतना ही जल्दी जल्दी सेशन को समाप्त कर दिया जाएगा।
और आपका समय काफी हद तक बचा लिया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में, बिहार में, पटना में कि उत्तर प्रदेश में? देखिए, तो इनका जो जन्म हुआ था वो आपको बताना है कि कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था जी? तो इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, उच्च गांव के सानी के अंदर हुआ था 10 अक्टूबर 1912 में, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। अगला सवाल देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? वहीं अभी आपको बताए हैं। आपको बताइए, देखिए यहाँ पे लिया हुआ है 6 जून 1885 ईस्वी में, 15 जनवरी 1932 में, 10 अक्टूबर 1912 में, या 18 मार्च 1770 ईस्वी में। तो देखिए, रामविलास शर्मा जी का जो जन्म हुआ था अभी आपको बताया है ना कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव, उच्च गांव सानी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ बिना संदेह, बिना संशय आप जा सकते हैं, उसका हाथ पकड़ के जा सकते हैं, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, सही उत्तर बताएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। और अगला सवाल आपके सामने है, हम लोग कर रहे हैं हिंदी गोदली गद्य खंड का चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन। 10th क्लास का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। देखिए, छठा प्रश्न आपके सामने आ गया है, रामविलास शर्मा का राज्य में कौन राज्य में पढ़ने गए थे? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, असम में, नागालैंड में? तो देखिए, ये जो थे ये तो कौन राज्य में गए थे पढ़ने? तो ये तो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के थे ही, लेकिन ये लखनऊ के अंदर गए थे पढ़ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में वो पढ़े थे। उनका जो पठन पाठन है वो वहीं पे हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया था। 1934 में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? अभी आपको बताए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में गए थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। बिना किसी संदेह, बिना किसी संशय, बिना किसी डाउट के आप ऑप्शन नंबर डी का हाथ पकड़ सकते हैं, दामन थाम सकते हैं, वो आपको सही रास्ते पर लेके जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, बिहार में कि लखनऊ में? तो देखिए, रामविलास शर्मा जी जो थे इनका जो निधन हुआ था वो 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे पाठ परिचय, यानी कि जो आप लोगों का जो लेखक का परिचय है वो वाला जो आप लोगों का पेज है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा रामविलास शर्मा जी का, तो इस सवाल का जवाब बड़े आसानी से, बड़ी खूबसूरती के साथ आप उसको दे सकते हैं। देखिए, जब तक आप हवा हवाई ऐसे ही उड़ते रहेंगे, कई सारी समस्याएं ऐसी होंगी, कई सारी सुविधाएं भी ऐसी होंगी आपको मिलेंगी इस तैयारी के दौरान। तो आपको अपना फोकस बना के रखना है, जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। पढ़ना सभी सब्जेक्ट को है, बड़ी बारीकी से सभी सब्जेक्ट पे अपना एक मतलब होता है कि एक समय बांट देना कि इस सब्जेक्ट पे इतना देना है, इस सब्जेक्ट पे इतना देना है। देखो, ये सर्वविदित ज्ञान है, सर्वव्यापी, ये किसको क्या बोलते हैं, जो होता है ना, ये दुनिया का, संसार का ये सत्य है कि जिस सब्जेक्ट का सबसे अधिक आपको नॉलेज है उस पर थोड़ा कम समय भी दीजिएगा तो काम अच्छे से चल जाएगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर है उस पर थोड़ा सा अत्यधिक आपको फोकस करना होता है, उस पर अत्यधिक ध्यान लगाना होता है। जो भी कॉन्सेप्ट आपका कमजोर पड़ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है, वो अपने गुरुजनों से मिल करके उस डाउट का, उस समस्या का समाधान, उसका निराकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग का रिवीजन निरंतर रूप से चलते रहना चाहिए। चलिए, रामविलास शर्मा जी का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 के अंदर दिल्ली के अंदर हुआ था। तो अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस भाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत में, हिंदी में, इतिहास में कि अंग्रेजी में? ये देखिए, ये जो थे ये अंग्रेजी के भी थोड़े बहुत जानकार थे, है कि नहीं? और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, कुछ लोग बोल रहे हैं ना, कोई कमेंट किया था आज हम देखे हैं, वो बोल रहे थे कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे देते हैं। सोचिए, हमको प्रश्न भी पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, उसको जवाब भी देना है, और उसी टाइम आप लोगों को सुन भी तो आप उसी टाइम रहे हो ना, सब ऑप्शन भी उसी टाइम सुन रहे हो, बस आपको टाइप करना है। तो बीच में अगर आपको 2 4 5 सेकंड का भी टाइम मिलता है, ए बी, तो आपको टाइप करना होता है कि नहीं? इतना लंबा चौड़ा तो आपको कुछ सब्जेक्टिव थोड़ी लिखना है, ऑप्शन नंबर ए और बी टाइप करना है। प्रश्न हम आपको पढ़ ही दे रहे हैं, अगर आप आंख बंद करके भी केवल कमेंट सेक्शन पे भी अगर ध्यान लगाए रहेंगे, है कि लिखने के लिए, तब भी आपका हो सकता है कि नहीं? तो चलिए, यहाँ पे देखिए,
रामविलास शर्मा किस संस्था के निदेशक बने थे? आपको बताना है। केएम हिंदी संस्थान के, जेएम हिंदी संस्थान के, हिंदी साहित्य अकादमी के, राष्ट्र भाषा परिषद के। 11 नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है कि ये किस संस्था के निदेशक बने थे। तो देखिए ये जो थे, ये आगरा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे उनके अनुरोध पे केएम हिंदी संस्थान के वे निदेशक बने थे, है कि नहीं। और यहीं से 1974 में ये सेनानिवृत्त हो गए, मतलब ये रिटायर हो गए वहां से, है कि नहीं। सेवानिवृत्त हो गए मतलब रिटायर हो गए वहीं से 1974 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, अगला सवाल आपके सामने है। जो जोश और जो एनर्जी हमारे अंदर है वहीं आपके अंदर भी दिखनी चाहिए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग अभी जुड़े हैं या जो लोग नए नए हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं। काफी बेहतरीन ऑब्जेक्टिव का सिलसिला रोज रात को 9 बजे से चल रहा है। तो आते जाइए और सब कोई जुड़ते जाइए और अपनी हाजिरी लगाते जाइए लाइक का बटन दबा करके। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव पूजन सहाय, अशोक वाजपेयी या रामविलास शर्मा? तो देखिए ये जो है, ये जो 12 नंबर प्रश्न है और इसमें निराला की जो साहित्य साधना है, इनके रचनाकार जो है वो रामविलास शर्मा जी है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? कहानी की, निबंध की, संस्मरण की या लघु कथा? किस प्रकार की मतलब ये रचना की विधा कौन सी है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, या जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। एक ऑप्शन जो है, एक रास्ता जो है इस प्रश्न का जो आपको सही दिशा की तरफ लेकर के जाएगा, और वो है आपका 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उन लोगों को साहित्य की परंपरा का ज्ञान परम आवश्यक है और सबसे अधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने आ खड़ा हुआ है, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो पूंजीपतियों के हितों को प्रतिबिंबित करता है, जो श्रम विभाजन को बढ़ावा देता है, जो जातिवाद का पोषक है। तो देखिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते वक्त सबसे पहले इस साहित्य की आपको मूल्य निर्धारित करना है, वो है आपको जो श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसको सबसे पहले हम लोग उसका मूल्य निर्धारण करेंगे, तब जाके है साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन हम अच्छे से कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 13 मिनट 3 सेकंड का समय हम ऑलरेडी आपका ले चुके हैं, यानी कि आप लोगों के कथनानुसार हम समय आप लोगों को तकरीबन 1 मिनट के आसपास दे रहे हैं प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह या परिवार की तरह? साहित्य में जो विकास की प्रक्रिया है वो जो संपन्न होती है वो समाज की तरह संपन्न होती है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है, पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कालाधीन होता है या राज्याधीन होता है? देखिए पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, स्वाधीन मतलब अपनों अधीन, कालाधीन मतलब काल के अधीन, राज्याधीन मतलब राज्य के अधीन। तो देखिए यहाँ पर अधीन मतलब होता है उसके अधीन काम करना, उसके अंडर में काम करना, उसके अंडर होना, उसके नीचे होना, उसके कहे अनुसार काम करना, उसके कहे मुताबिक काम करना, है कि नहीं? किसी और के इच्छा के अधीन काम करना, ये सब है पराधीन का मतलब। तो देखिए यहाँ पे जो होगा साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? स्वाधीन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, कौन सा ऐसा गुलाम देश का जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? कौन सा देश था वो आपको बताना है। कौन सा देश था? कौन सा देश था? देखिए ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा देश जो गुलाम था फिर भी उसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था। देखिए वैसे गुलामी अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। तो ये जो है एथेंस जो देश था यूरोप का, वो गुलाम होते हुए भी अपनी सभ्यता के वजह से
सारे यूरोप को प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीवादी मनुष्य की, किन की है ये? साहित्य के साहित्य के निर्माण में किन की भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की या पूंजीवादी मनुष्य की? तो देखिए, साहित्य के निर्माण में जो भूमिका निर्णायक है वो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका जो है वो सर्वोपरि है, वही उनकी भूमिका ही साहित्य के निर्माण में निर्णायक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति या 1918 की क्रांति? फटाक से आप लोग जवाब दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 1917 की जो क्रांति थी वो रूसी और गैर रूसी जातियों में आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और 1917 की क्रांति को कौन सा क्रांति कहते हैं वो भी आपको बताना है। हिस्ट्री का चैप्टर जब करवाए थे उसमें ये सवाल बताए थे, तो बताइए हमको याद है कि नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद या परिवारवाद? देखिए, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता जो है वो समाजवाद है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप बिल्कुल जा सकते हैं। समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। इससे जो होता है ना, हमारे समाज में क्या होता है, सौहार्द होता है, शांति होती है, इस प्रकार की चीजें इसके तहत आ सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, इस रचना के लिए रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला की साहित्य, प्रेमचंद्र और उनका युग, बड़े भाई या विराम चिन्ह? तो देखिए, यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि किस रचना के लिए रामविलास शर्मा जी जो थे उनके किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए, उनको निराला की साहित्य, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए, निराला की साहित्य के लिए उनको अकादमिक पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? पाश्चात्य संस्कृति से, अर्वाचीन संस्कृति से, प्राचीन संस्कृति से, नगरीय संस्कृति से? तो देखिए, समाजवादी व्यवस्था जो है वो प्राचीन संस्कृति से अपना नाता नहीं तोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा जी की, नामवर सिंह की, जगदीश गुप्त की या डॉक्टर नागेंद्र की? तो देखिए, परंपरा का मूल्यांकन जो है वो पुस्तक ही है आपका रामविलास शर्मा जी का। और ये जो निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, ये मूल रूप से उसी पुस्तक से लिया गया है, उसी पुस्तक से तैयार किया गया है इस निबंध को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म से, धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से? तो देखिए, प्रगतिशील आलोचना का जो विकास है वो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से जो है वो विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जा सकते हैं, उसका दामन आप थाम सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय, बिना किसी क्या बोलते हैं डाउट के। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? धर्म युद्ध, कर्म युद्ध, वर्ग युद्ध या द्वंद्व युद्ध? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछा गया है। आप ध्यान से आप इस प्रश्न को देख लीजिए और एकदम से दिमाग में सेट कर लीजिए। इस चैप्टर से कम एक आध दो प्रश्न तो नहीं, लेकिन 2-3-4 प्रश्न तो आना ही चाहिए। अगर इतना ही समझ लीजिए आप, इतना छोटा छोटा बात अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, इन बातों को मद्देनजर रखेंगे कि बस इतना समझ लीजिए कि जो भी प्रश्न इस चैप्टर के इस सेशन के अंदर है, इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, वो मूल रूप से आपके चैप्टर से उठाया गया है कि नहीं? आपके चैप्टर से ही उठाया गया है। तो अगर आपका परीक्षा होता है तो प्रश्न जो है आपके चैप्टर से ही पूछा जाता है, किसी सिलेबस के बाहर से नहीं पूछा जाता है। अगर जो आपके सामने प्रश्न ऐसा आता है जो लगता है कि नहीं ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं,
मतलब वो प्रश्न आपको छोड़ देना है, वो प्रश्न से आपको कोई लगो लगाव रखना ही नहीं है, भूल जाना है कि वो प्रश्न आपने कभी देखा भी था, उस प्रश्न से आपका कोई लेना भी था, उससे मुंह मोड़ लेना है। क्योंकि देखिए आपको पूरा जो हिंदी में है प्रश्न 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे, जिसमें से केवल आपको 50% ही आपको आंसर देने हैं, जिसमें से आपका व्याकरण भी रहेगा और आपका ये लिटरेचर भी रहेगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। हर सभ्यता का हर स्तर जो है वो वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने है, एंथेस किस महादेश में है, यूरोप में, एशिया में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए यहाँ पे एथेस जो है, एथेस जो महादेश किस महादेश के अंदर है, तो यूरोप महादेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, बायरन किस भाषा के कवि हैं। आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर भी देना है और कम्युनिटी में भी इस प्रश्न को पोस्ट कर दिया गया है इस सेशन के लगने से बहुत पहले। तो जो लोग दे दिए होंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग नहीं दिए होंगे जा करके कम्युनिटी पर दे लीजिएगा। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि कम्युनिटी मिलता कहाँ है। सुनिए, जो आपको चैनल का नाम दिख रहा है ना, भोजपुरिया ज्ञान, उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक पेज खुलेगा आपके मोबाइल पे, वहां पे लिखा होता है होम वीडियो प्लेलिस्ट, उसके बाद कम्युनिटी लिखा होता है। तो कम्युनिटी पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर ही ये प्रश्न दिख जाएगा, और जाके वहीं पे आप लोग को अपना पोल, अपना मत रखना है कि आप किस आंसर के साथ जाना चाहते हैं। तो जो भी आपके इच्छानुसार सही होगा, इच्छानुसार नहीं, आपने इसका सही जवाब अपने इच्छानुसार वहां पे देना है कि ये इस अनुसार, मतलब इस प्रश्न के इस उत्तर के साथ हम सहमति रखते हैं, तो वो वाला पोल जाकर के आपको कर देना है। चलिए इस सवाल को आपके लिए छोड़ देते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, लेखक के अनुसार किसने एटम बम बनाए। अमेरिका ने, रूस ने, ये और भी मतलब अमेरिका और रूस दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं। लेखक के अनुसार इस जो निबंध दिया हुआ है आपके सामने, जो लेख है, जो निबंध है, उसमें एटम बम का जिक्र किया है लेखक ने, और उसमें देश का चर्चा किया है, देश के बारे में जिक्र किया। उस देश का नाम आपको बताना है कि एटम बम किस देश ने बनाया था। तो देखिए अमेरिका ने भी बनाया और रूस ने भी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, ए और बी दोनों। अगला सवाल आपके सामने है, प्रेमचंद्र और उनका युग किन की रचना है। प्रेमचंद्र की, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, दिनकर की, या रामविलास शर्मा की। तो देखिए प्रेमचंद्र जो है, प्रेमचंद्र उनका युग जो है, ये जो रचना है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न के साथ आप जा सकते हैं। 10th क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर 7 परंपरा का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। भूलिए नहीं, ये क्वेश्चन बैंक जो हिंदी का है उससे संबंधित है कि नहीं। तो आप लोग को इस बात का ध्यान रखना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग को देखना है, बीच से स्किप करके मत भागिए। देखिए पढ़ना तो है आपका, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर किसी कारणवश अगर कमजोर भी हो जाता है ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव बेड़ा पार लगा देगा, अच्छे से बेड़ा पार लगा देगा, संदेह नहीं होना चाहिए इसमें कहीं से भी। और एक्यूरेसी के साथ आप लोग को आंसर बताते हैं, कोई टेंशन है, चैप्टर पढ़ के समझ के क्वेश्चन उसके अंदर से निकाल के उसका आंसर सही सही करके तब आपके सामने लेकर के आते हैं। एक सेशन 40 को प्रश्न वाला सेशन करवाने के लिए कम से कम पीछे का 4 घंटे का मेहनत होता है साहब, 4 घंटे का मेहनत होता है। उससे कम कभी होता भी है तो 3 से 3.5 घंटा एटलीस्ट होता ही होता है। हर रोज का उतने घंटे का मेहनत है हमारा। हाँ, लेकिन इतना इतना तो है कि अगर इतना घंटे का मेहनत अगर हम कर देंगे तो आप लोगों को फिर कहीं मुड़ करके किसी और जगह पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है कि नहीं। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है, लैटिन कवि कौन है। वर्जिल, बायरन, शेक्सपियर, रेनर या मारिया रिल्के, कौन है भाई लैटिन कवि। देखिए आपके पुस्तक के हिसाब से जब आप देखिएगा तो लैटिन कवि जो है वो वर्जिल है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है अति प्राचीन, अति सुखदाई, अति सुंदर, अति कुरूप। इस सवाल का जवाब आप लोगों को यहीं पे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना है हमको क्लास खत्म होने के बाद, कि आप लोगों का शब्दार्थ जो है कितना सही है, आदिम का अर्थ क्या होता है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर ये जवाब देना है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए स्किप कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए आप लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि सवाल का जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगला सवाल देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की इनकी रचना है। हरिश्चंद्र की, गुणाकर मूल्य की, नलिन विलोचन शर्मा जी की, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। आपको उस सवाल का जवाब आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जा सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की लिखी हुई रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई थी। 2000 दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया, बताए थे क्या? हाँ, प्रश्न ये रिपीट हो गया। अगला सवाल देखिए, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? आलोचक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, साहित्यकार हैं? देखिए मुख्य रूप से जो है रामविलास शर्मा जी आलोचक हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं बिना किसी संदेह के, बिना किसी संदेह के ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। चलिए ये जो है देखिए, भाषाई विज्ञान विषयक परंपरागत दृष्टि को मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषित करने तथा हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय इन्हें प्राप्त है। तो ये आलोचक हैं मुख्य रूप से, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपका सामने है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा जी की, नामवर सिंह की, डॉक्टर जगदीश गुप्त की या डॉक्टर नागेंद्र की? तो ये परंपरा का मूल्यांकन जो है ये रामविलास शर्मा जी की है। और अगला सवाल आपके सामने है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? नंदगांव मथुरा में, हरनौत बिहार में, उच्च गांव सानी में या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शुरू में ही आपको बताए हैं, जब पहले प्रश्न का डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे थे उसी में बताए हैं कि परंपरा के मूल्यांकन के जो लेखक का जन्म है वो उच्च गांव सानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है और इस सेशन का ये आखिरी प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी? रूस के अंदर थी, अमेरिका के अंदर थी, इंग्लैंड के अंदर थी या जापान के अंदर थी? देखिए ये इतिहास का प्रश्न नहीं है, इसी चैप्टर से इस प्रश्न को उठाया गया है। जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे उनको पता है कि कहां से उठाए हैं, है कि नहीं। तो देखिए जारशाही जो थी वो रूस के अंदर थी, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ आज का जो ये वीडियो है यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज का जो सेशन है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सेशन को पूरे ऊर्जावान तरीके से आप लोगों ने अटेंड किया होगा और शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग वीडियो को यहाँ तक देख करके आ गए हैं, उम्मीद करते हैं कि फिर अब आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और आप हमारे बात से कितने सहमत हैं आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आपको बताना है। और शेड्यूल आप लोगों को दिए हैं उसके बारे में कहीं हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको एक दो रोज के लिए एक्सटेंड करते हैं। अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो उसको मंडे से यानी कि कल से उसको लागू करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे उसके बारे में कुछ भी, तो हम एक दो रोज के लिए उसको एक्सटेंड करेंगे और उस पर हम और फिर से विचार करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि जो सही चीज़ें हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जिसकी परम आवश्यकता आपको है, वो चीज़ें आप तक पहुंचाई जा सके और आप उसका लाभ अच्छे से ले सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाके उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगर कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई कुछ भी अगर सुझाव वगैरह देना है, कुछ सुझाव देना है, कुछ जानकारी देनी है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई वहां से दे देते हैं। अगर कोई डाउट है किसी प्रश्न के अंदर तो आप वो भी वहां पे पूछ सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी हम कर ही देते हैं वहीं पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।